तो मैं वापस आता हूँ इस पे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी कि कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है केमिकल बॉन्डिंग और एक होती है मेटालिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में बहुत ज़्यादा होता है तब जनरली क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जब भी दोनों कंबाइन होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड कहाँ पे होते हैं? जब दो नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तब वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे H2O2 N2। इस तरीके के कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही ले पाएगा और ना ही दे पाएगा। उस केस में क्या होगा? प्योरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो जब दो नॉन मेटल्स हैं तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, मेटल सॉरी नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास तीसरा कॉम्बिनेशन बचा मेटल मेटल। जब दो मेटल कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। तो मेटालिक बॉन्ड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड जो कि प्रॉपरली कोवलेंट नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि एक मेटल जो अपने जितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकाल देता है, दूसरा मेटल भी उसके जितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकाल देता है। और ये सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, बट इनके ऊपर कोई प्रॉपर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इन्फ्लुएंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। अनलाइक आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स में जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये मूव कर सकते हैं। तो इसलिए मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को साथ में लेके मूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो कैसे बनता है। तो आयनिक कंपाउंड बनने के देयर वर सेवरल स्टेप्स। और क्या क्या स्टेप्स थे? एक एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने के अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है लेटिस एंथैल्पी, जो कि कल हम लोगों ने बॉर्न हेबर साइकिल की हेल्प से देखा था। अब मुझे पता है क्योंकि ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें इतनी सारी रिएक्शंस हैं कि बॉर्न हेबर साइकिल बनाना बहुत आसान नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? 3 या 4 एग्जाम्पल करेंगे, प्रॉपर बॉर्न हेबर साइकिल बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, या किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बॉर्न हेबर साइकिल बनाने का एक एडवांटेज क्या होता है कि हमें लेटेस्ट एंथैल्पी जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें फाइंड आउट नहीं होती है, वो लेटेस्ट एंथैल्पी हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हेस लॉ। तो ठीक है, फिर हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या था? लिथियम फ्लोराइड का क्वेश्चन था। तो लिथियम फ्लोराइड को मैं एक बार फिर से तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? लिथियम सॉलिड है। लिथियम तो सॉलिड होता है, प्लस F2, हाफ ऑफ F2 गैस है, जो कि क्या बनाती है? लिथियम फ्लोराइड बनाती है, सॉलिड। ठीक है, अब ये जो लिथियम सॉलिड है, ये F2 गैस है, ये लिथियम फ्लोराइड कैसे बनेंगे? ये जो क्रिस्टल है ये कैसे बनेगा? ये क्रिस्टल लेटिस कैसे बनेगा? इसको अब हम लोग को डिटेल में देखना है। तो पहले क्या होगा? पहला स्टेप क्या है? लिथियम जो सॉलिड फॉर्म में है उसको हम लोग वेपराइज करेंगे, उसको बनाएंगे लिथियम गैस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बॉर्न हेबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की बॉर्न हेबर साइकिल बनानी आनी चाहिए।
तो अब यही जो कल स्टेप्स थे उन्हीं को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, फिर 2 या 3 क्वेश्चन और करेंगे सो दैट हम लोग को बॉन हेबर साइकिल अच्छे से आ जाए। अब लिथियम जो गैस है ये क्या करेगी, ये लिथियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन देगी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि एनर्जी रिलीज है या रिक्वायर्ड है। अब सॉलिड को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये हो गया एंडोथर्मिक, और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी या एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी चाहिए होगी, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, और एनर्जी कितनी होगी, पॉजिटिव। ये स्टेप 1 हो गया। फिर ये आ गया हमारा स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 क्या है, फ्लोरीन, हाफ ऑफ F2, ये तो ऑलरेडी गैस है तो इसको हमें गैस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 मतलब 1F एटम में कन्वर्ट करूँगा, इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, रिलीज होती है, एनर्जी चाहिए होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके वो टूटेगा बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ क्या है, एफ जो एटम गैस में है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो लिथियम ने रिलीज किया था उसको क्या कर देगा, एफ नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। मतलब इन 4 स्टेप में से सिर्फ लास्ट वाला स्टेप ऐसा है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, बाकी सब में क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 300 के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। अब फिफ्थ जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, कि अब मेरे पास लिथियम पॉजिटिव गैस भी है और फ्लोराइड नेगेटिव गैस भी है। अब ये दोनों कंबाइन होके हमें दे देते हैं लिथियम फ्लोराइड, और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 गैस मिलके सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये तुम मुझे बताओ। इसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब मुझे बताओ कि ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगा, कौन बताएगा। देखो सॉलिड को जब हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हीट करना पड़ता है, हीट कर रहे हैं मतलब एनर्जी दे रहे हैं। और अगर गैस को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। जब गैस में से सॉलिड, गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि गैस की एनर्जी ज़्यादा है, सॉलिड की एनर्जी कम है। तो जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ये भी क्या होता है, नेगेटिव। और इसे लास्ट वाले स्टेप को बोलते हैं हम लोग लेटिस एंथैल्पी। इससे पहले हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब बहुत सारे एटम्स को जो सॉलिड फॉर्म में है उनको गैस में कन्वर्ट करने के लिए या एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, दिस लेटिस एंथैल्पी is responsible this this reaction, ठीक है। ये जो लेटिस एंथैल्पी है ये नेगेटिव होती है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा होता है कि बाकी सारी जो पॉजिटिव हैं उन सबको कंपनसेट कर देता है। तो रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, इस लेटिस एंथैल्पी की वजह से हो रही है। ये लेटिस एंथैल्पी इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि ऊपर के जितने भी स्टेप्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं।
तो ये जो लेटेस्ट एंथैल्पी है यही है ड्राइविंग फोर्स, यही है जो पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चली जाती है। ठीक है, अब लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होता है? लेटेस्ट एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज। क्या हो रहा है? हम लोग एक मोल ऑफ लेटिस बना रहे हैं। लेटिस मतलब क्या है? क्रिस्टल लेटिस, सॉलिड जो बनता है। तो लेटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लेटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज फॉर्म। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो मैं क्या कैसे लिखूंगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ crystal lattice is formed by constituent ions। जो constituent ions है उससे जो solid बनेगा वही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी जो ions है वो गैसेस स्टेट में ही होने चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। अब जैसे मैंने वहाँ पे डायग्राम बनाया था तो एक डायग्राम मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बॉर्न हेबर साइकिल हमें बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिथियम सॉलिड प्लस F2 गैस। और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, सो डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों? डेल्टा एच क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लिथियम सॉलिड ऑफ F2 गैस डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट अगर ये होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इनको डायरेक्टली हम लोग अगर इससे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब टोटल एनर्जी रिलीज क्या हुई। अब इसको करने के लिए हमें पहले क्या करना है? लिथियम जो सॉलिड है उसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ये यूज होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम्स में कन्वर्ट करना है, अलग अलग एटम्स में। फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद फिर और एनर्जी हमें चाहिए। किस लिए? ये जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इससे क्या होगा? लिथियम पॉजिटिव प्लस F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फ्लोरीन को क्या करेंगे हम लोग? फ्लोरीन को डिसोसिएट करेंगे। लिथियम पॉजिटिव गैस प्लस F गैस, F एटम में कर दिया। इसका नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, इसको मैं इधर बना देता हूँ, एनर्जी तो सेम ही रहेगी क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेगेटिव जाने वाला है। इसको मैं थोड़ा इधर और बना देता हूँ, लिथियम पॉजिटिव गैस प्लस F गैस। अब क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये Li पॉजिटिव गैस प्लस F नेगेटिव गैस।
अब ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली एनर्जी कम हो जाएगा, और ये क्या है, लैटिस एंथैल्पी। तो ये हो गई हमारी बॉर्न हेबर साइकिल, और ये बॉर्न हेबर साइकिल बनाना जरूरी है। अब बॉर्न हेबर साइकिल हमें क्या बताता है, बॉर्न हेबर साइकिल हमें ये ज़रूर बताता है कि ओवरऑल जो रिएक्शन में जो चेंज है वो ज़ीरो है। अभी भी लाइन टेढ़ी दिख रही है मुझे। ठीक है। सो बॉर्न हेबर साइकिल हमें क्या करता है, बॉर्न हेबर साइकिल हमें बताता है कि हम लोग कैसे लेटेस्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटेस्ट एंथैल्पी यहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट एंथैल्पी ये है, और लेटेस्ट एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। अब लेटेस्ट एंथैल्पी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, टू एक्सप्लेन हार्डनेस, और हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट बताने के लिए लेटिस एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मुझे लेटिस एंथैल्पी पता है तो मैं दो कंपाउंड के बीच में बता सकता हूँ कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इन दोनों में से ज़्यादा हार्ड कौन सा होगा। लेकिन लेटिस एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं की जा सकती, मतलब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके लेटिस एंथैल्पी नहीं निकाल सकता। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, इट इज़ बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल में क्या करते हैं हम लोग कि इधर से सारा जो मैं ऐड करूँगा, मेरे पास एक रूट है कि मैं यहाँ से पूरा यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, और दूसरा रूट है यहाँ से यहाँ पे मूव करना। तो ये हो गया रूट वन, लिथियम सॉलिड, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड है। एक है ये डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हो जाती है। और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये ये और ये, दूसरा रूट वन एंड रूट टू, दोनों का जो सम होगा ना वो सेम ही आएगा। लिथियम सॉलिड से F2 अगर मैं इस रूट से जाऊं या फिर इस रूट से जाऊं, रिएक्शन को मैं एक स्टेप में करूं या 10 स्टेप्स में करूं, जो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी आएगी वो सेम ही आएगी। ये है हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर एक रिएक्शन को मैं एक स्टेप में करता हूँ तो जो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, और एक उसी रिएक्शन को मैं 4 या 5 स्टेप में करूंगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, चाहे मैं एक रिएक्शन को एक स्टेप में कर रहा हूँ या 10 स्टेप में कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से हम लोग रूट वन और रूट टू को कंबाइन करके हम लोग लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यूज द फॉलोइंग टू कैलकुलेट लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ NaCl। अब हमें क्या करना है, NaCl को फॉर्म करना है, सॉरी, हाँ, NaCl को फॉर्म करना है फ्रॉम सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस से, और उससे हमें क्या निकालना है, लेटेस्ट एंथैल्पी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बॉर्न हेबर साइकिल। तो बॉर्न हेबर साइकिल में पहले मैं यहाँ पे डेजिग्नेट करता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। अब पहला क्या है कि सोडियम सॉलिड को मैं सोडियम गैस से कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कौन सा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, क्लोरीन को मैं दो क्लोरीन एटम में कर रहा हूँ, तो ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहाँ पे क्या है, सोडियम सॉलिड हाफ Cl2 गैस NaCl दे रहा है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल है एटोमाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ये है रूट 1। रूट 1 में जितनी एनर्जी होगी वो रूट 2 में उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो रूट 1 जो मैंने तुम्हें दिखाया था, सीधा एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इधर देखो, तो ये है रूट 1 और ये है रूट 2, पूरा यहाँ से यहाँ पे घूम के हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो जितनी एनर्जी रूट 1 में लगेगी उतनी ही एनर्जी रूट 2 में भी लगती है, एज पर बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सॉरी लेटिस एंथैल्पी। तो लेटिस एंथैल्पी कैसे निकलेगा, लेटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें से हम एटमाइजेशन माइनस कर देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन माइनस कर देंगे, आयनाइजेशन कर देंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको माइनस कर देंगे, तो हमारी लेटिस एंथैल्पी यहाँ पे क्लियरली आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या आ रहा है, दो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दो क्लोराइड आइटम्स दे रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हमें 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 243/2 किलो जूल। ये वाली हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमें एक Cl एटम चाहिए, 2 Cl एटम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 Cl एटम बनने की एनर्जी दे रखी है और हमें कितना चाहिए, एक ही का चाहिए, क्योंकि एक ही हम लोग रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसकी बॉर्न हेबर साइकिल में बनाऊंगा। ठीक है, तो बॉर्न हेबर साइकिल बनाने के लिए मैं इतना स्पेस यूज करता हूँ। एक है मेरे पास सोडियम सॉलिड, एक है हाफ ऑफ Cl2 गैस, उससे बन गया NaCl सॉलिड बन गया। ये है डेल्टा H0 F एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, मैं रेड कलर से लिखता हूँ, -411 किलो जूल। ठीक है, एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियसली वो किस में होगी, माइनस में होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सोडियम सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम गैस में। ठीक है, पहले मैं सब लिख देता हूँ, उसके बाद फिर ये तुम्हें बॉर्न हेबर साइकिल है ना, याद हो जानी चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम देगा Na, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl2 टूट जाएगा ट्वाइस ऑफ Cl में, हाफ लिख लेते हैं Cl में, और यहाँ पे Cl गैस एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव और Li पॉजिटिव दोनों गैस में। तो अब इनका अमाउंट लिखते हैं। सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी है, 109 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर सोडियम इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो 496 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होगी। Cl2 जब ट्वाइस ऑफ Cl में डिसोसिएट होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए। यहाँ पे कितने Cl बन रहे हैं, 2 Cl बन रहे हैं, हमें कितना बनाना है, एक ही बनाना है, तो एक बनाने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 243 डिवाइडेड बाई 2,
243 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 121.5 किलो। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -349 किलो जूल, और ये लेटेस्ट एंथैल्पी हमें नहीं पता, इसको मैं ले लेता हूँ x। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, इन सब को ऐड करूंगा, उसको मैं इसके इक्वल रख दूंगा, तो मेरे लेटेस्ट एंथैल्पी आ जाएगा। तो अब देखते हैं, लेटेस्ट एंथैल्पी को हम लोग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एटोमाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -411 किलो जूल, माइनस एटोमाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 109 किलो जूल, प्लस 496 किलो जूल, प्लस 121.5 किलो जूल, माइनस 349 किलो जूल। इन सबको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। ठीक, अब ये करने के बाद -411 किलो जूल, और इसको मैं ऐड करता हूँ, ये आ गई 377.5 किलो जूल, और इसको इसके साथ ऐड करते हैं, प्लस 411 788.5, 788.5 किलो जूल की लेटेस्ट एंथैल्पी हमारी निकलती है, किसके लिए, हम सोडियम के लिए निकलती है। ठीक, तो सोडियम के लिए इतनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिख रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया है, लिथियम फ्लोराइड की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी वो 1050 थी, और NaCl की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है, LiF की जो लेटेस्ट एंथैल्पी थी वो 1050 थी, और NaCl की लेटेस्ट एंथैल्पी कितनी है, -788। ठीक है, ये भी नेगेटिव ही है बेसिकली। तो इनमें से लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जब लिथियम फ्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एंथैल्पी, अच्छा मैं आगे लिखता हूँ, लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ NaCl। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेटेस्ट एंथैल्पी लिथियम फ्लोराइड की ज़्यादा है, मतलब LiF इज मोर स्टेबल एंड हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लिथियम पॉजिटिव और फ्लोराइड नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इससे हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि लिथियम फ्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑफ लिथियम फ्लोराइड हमेशा ज़्यादा होगा देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। और साथ में ये भी पता चलता है कि लिथियम फ्लोराइड इज हार्डर, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर या हार्डर लिख सकते हो, देन NaCl। तो NaCl का जो क्रिस्टल बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना लिथियम फ्लोराइड का क्रिस्टल बनेगा। सो जैसे मैंने बताया था कि लिथियम लेटेस्ट एंथैल्पी क्या डिफाइन करती है, कि क्या मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या हो सकता है, जो कंपाउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा या कितना सॉफ्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत आराम से बता देती है। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि MgF2 हमें बनाना है, MgF2 बनाना है, और फिर इसमें हमें बताना है कि कितनी लेटेस्ट एंथैल्पी आती है। ओके, लेट्स डू इट। Mg सॉलिड है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो ये कौन सी एंथैल्पी है, एटोमाइजेशन।
यहाँ लिख देता हूँ। फिर फ्लोरीन दो फ्लोराइड में हो रहा है, तो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन। फिर ये है Mg प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, एक इलेक्ट्रॉन लेना देना, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ही होगी, और ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका बॉर्न हेबर साइकिल बनाते हैं। तो इधर मैं कर देता हूँ, न्यूमेरिकल इधर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे है Mg सॉलिड प्लस F2, पूरा इधर बनाता हूँ मैं। MgF2 सॉलिड है, यहाँ पे है Mg सॉलिड प्लस F2 गैस। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, यहाँ से यहाँ पे आ रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच इज -1123 किलो जूल। अब पहले मैं एक कलर से पूरा बना देता हूँ। अब क्या है कि Mg को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, Mg गैस में। फिर उस वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो Mg प्लस 1 गैस बनेगा। फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो Mg प्लस 2 गैस बनेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन देना है, Mg को Mg2 प्लस देना है, बनाना है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन देगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट, एंड फिर दूसरा देगा तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड। फिर क्या आएगा, F2 जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस ऑफ F नेगेटिव। अब देखो MgF2 बनाने के लिए हमें दो फ्लोराइड चाहिए, तो ये ठीक ही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, और यहाँ पे हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमें दो फ्लोराइड ही चाहिए, तो वो एकदम ठीक है। लेकिन हमें किसी और चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अभी हम लोग देखते हैं। अब Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस ऑफ F एटम से वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे Mg2 प्लस गैस प्लस ट्वाइस ऑफ F नेगेटिव गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें किसकी दे रखी है, एक फ्लोराइड की दे रखी है, और यहाँ पे हमें कितने कन्वर्ट करने हैं, दो फ्लोराइड कटा है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। और फिर वो फाइनली ये वाला लेटेस्ट एंथैल्पी। तो जो पहला है स्टेप है वो एटमाइजेशन है। एटमाइजेशन में 148 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 में कितनी है, 738 किलो जूल एनर्जी इधर लग रही है। आयनाइजेशन 2 में क्या आ रहा है, 1450 किलो जूल लग रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन में कहाँ गई बॉन्ड डिसोसिएशन, ऊपर है, 159 किलो जूल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें एक एटम की दे रखी है, और हमें दो चाहिए, हमें दो फ्लोरीन को दो फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो इसको -238 इंटू 2, तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 656 किलो जूल एनर्जी। और ये लेटेस्ट एंथैल्पी हमें फाइंड आउट करना है। तो बॉर्न हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो किसके इक्वल है, वो है एटमाइजेशन एंथैल्पी के, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2
प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एंथैल्पी। इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस इन सब का ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इससे हमें पता चल जाएगा लेटेस्ट एंथैल्पी कितनी है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? -1123 किलो जूल माइनस ए कितना है हमारा 148 किलो जूल प्लस 738 किलो जूल प्लस 1450 किलो जूल प्लस 159 किलो जूल माइनस 656 किलो जूल। सो लेटेस्ट एंथैल्पी कितना आएगा? -1123 किलो जूल माइनस, अब मैं देखते हैं इसमें से कितना आएगा, 148 माइनस 738 माइनस 1450 माइनस 159, ठीक है 1809 आ गया ये 1809 किलो जूल। अब इसमें से 1123 हम ऐड कर देंगे तो लेटेस्ट एंथैल्पी कितनी आ रही है? लेटेस्ट एंथैल्पी 2932 किलो जूल। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेटेस्ट एंथैल्पी जो आई है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आ गई है। लिथियम फ्लोराइड की जो लिथियम फ्लोराइड की आयनाइजेशन सॉरी लेटेस्ट एंथैल्पी थी वो थी 1050। NaCl की जो थी वो कितनी थी, कितनी आई थी? कमी आई थी 788 और यहाँ पे कितनी आ रही है? 2932। लिथियम फ्लोराइड से ऑलमोस्ट डबल आ रही है। तो अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है कि MgF2 कैसे बना है? Mg2+ से और 2 फ्लोराइड से बना है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी यहाँ पे? ज़्यादा होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है Q1 इंटू Q2 पे, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो Q1 इंटू Q2 पे डायरेक्टली डिपेंड करती है और यहाँ पे रेडियस पे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। सो इससे हमें पता चल रहा है कि MgF2 का जो लेटेस्ट एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा है देन लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ लिथियम फ्लोराइड एंड लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब MgF2 का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, MgF2 ज़्यादा ब्रिटल होगा और ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा या ज़्यादा हार्ड होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चार्ज के ऊपर डायरेक्टली करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड MgF2। तो MgO एंड MgF2 में Mg2+ एंड O2 नेगेटिव है और यहाँ पे Mg2+ और 2 फ्लोराइड है। तो किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो MgO का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और उसकी हार्डनेस भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी मैग्नीशियम फ्लोराइड होगा। तो इस तरीके से लेटेस्ट एंथैल्पी को हम लोग चेक करते हैं और ये इस तरीके से बॉर्न हेबर साइकिल सबके लिए बनाई जाती है। और भी क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट ही होगा आई गेस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? बॉर्न हेबर साइकिल वर यूज्ड टू ऑब्टेन द फर्स्ट रिलायबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय कंसीडरिंग द electroaffinity values as the unknown and using a theoretical calculated value of latest enthalpy. Use a Born-Haber cycle for Kf and the following values to calculate the value of electron affinity. अब इस केस में हमें लेटेस्ट एंथैल्पी नहीं निकालना है, इस केस में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है कि फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी और ये चीज़ हमें यहाँ पे दे नहीं रखी है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? बॉर्न हेबर साइकिल बनाएंगे, फिर उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उसमें से जो नहीं दे रखा उसको हम लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है। तो के को सॉलिड से के को गैस में कन्वर्ट करा तो ये हो गया एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन। फिर ये के ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब F2 ने 2F लिया तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है
और याद रखना हमें एक फ्लोरीन चाहिए यहाँ पे, फाइनल में क्या चाहिए, एक फ्लोरीन चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को 2 से डिवाइड ज़रूर कर देना। 2 से डिवाइड कर देते हैं 159 को, तो 80 के आसपास आएगा, 79.5। ये चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान रखनी है कि कब किसको 2 से डिवाइड करना है, कब किसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन की रिएक्शन कैसी हो रही है। फिर के सॉलिड प्लस हाफ ऑफ गैस, ये अब के सॉलिड है और हाफ ऑफ F2 के में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है सॉलिड, और ये गैस है उससे सॉलिड बन रहा है। और जब दो आयंस गैसेस गैसेस स्टेट में होते हैं और उससे सॉलिड बनता है तो वो होगी लेटिस एंथैल्पी। और जनरली याद रखना कि लेटिस एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हमेशा ही बड़ी होगी। ठीक है, अब हम इसका फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो के सॉलिड प्लस हाफ ऑफ F2 गैस, के सॉलिड से हम लोग पहले उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, के गैस में। फिर के गैस से फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। फिर ये बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे हम लोग, प्लस F गैस, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, के पॉजिटिव गैस प्लस F नेगेटिव गैस, और ये फाइनली ये लास्ट वाली आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी लेटिस एंथैल्पी। अब मैं इसको लिख देता हूँ। पहला वाला क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने हैं, -569 किलो जूल। लेटिस एंथैल्पी हमें कितनी दे रखी है, लेटिस एंथैल्पी दे रखी है -821 किलो जूल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें दे नहीं रखी है तो इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेंगे या ये ही छोड़ देंगे, ठीक है। एटमाइजेशन एंथैल्पी हमें दे रखी है 90 किलो जूल। फिर इसको हम के प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है 419 किलो जूल। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मैंने बताया कि 2 फ्लोरीन कन्वर्ट हो रहे थे और हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 79.5 किलो जूल। तो यहाँ से जो हमें फॉर्मूला बनता है कि √1 से जितनी एनर्जी आएगी √2 से भी उतनी आएगी। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये लास्ट स्टेप है, वो किसके इक्वल होगा, एटमाइजेशन एंथैल्पी के, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन के, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, फिर लेटिस एंथैल्पी के। यहाँ से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है। सो डेल्टा H नॉट F माइनस A प्लस IE प्लस BE प्लस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है -569 किलो जूल -90 किलो जूल प्लस 419 किलो जूल प्लस 79.5 किलो जूल -821 किलो जूल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी -569 किलो जूल माइनस, इसको कैलकुलेट करता हूँ, 821 -90 -419 -79.5, ये आ गए -391.5 391.5 किलो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ऑब्वियसली नेगेटिव आनी चाहिए थी और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी। बस मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है, हाँ साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -569 और ये हो गया 177।
तो -177.5 किलो जूल की हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। इधर से जितनी एनर्जी आ रही है और इधर से एक स्टेप में जितनी एनर्जी आ रही है, दोनों को बस इक्वल करके हमें लिखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी के। तो लेटेस्ट एंथैल्पी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो पहली चीज़ की लेटेस्ट एंथैल्पी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितनी ज़्यादा कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो जो लेटेस्ट एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैटायन और एनायन का चार्ज के प्रोडक्ट में और उनके जो बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच में डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग देखें कि लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड एंड रुबिडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो लिथियम छोटा है, फ्लोराइड भी छोटा है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम बड़ा हो गया, फ्लोराइड अभी भी छोटा है। फिर पोटेशियम फ्लोराइड एंड देन रुबिडियम फ्लोराइड। तो लेटेस्ट एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, लेटेस्ट एंथैल्पी क्या है कि चार्ज के प्रोडक्ट पे लेटेस्ट एंथैल्पी मैं यहाँ लिखता हूँ। लेटेस्ट एंथैल्पी डिपेंड करती है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे। ठीक है, तो Q1 Q2 यहाँ पे +1 है, -1 है, यहाँ पे भी +1 -1 +1 -1 एंड +1 -1 है। तो चार्ज तो ऊपर सेम ही है। तो लेटेस्ट एंथैल्पी जब ऊपर का चार्ज सबके सेम है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनके बॉन्ड डिस्टेंस के बीच में। अब बॉन्ड डिस्टेंस किसका कितना ज़्यादा है, तो मैं दिख रहा है कि लिथियम फ्लोराइड का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो छोटा है, सोडियम फ्लोराइड का बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा है, पोटेशियम फ्लोराइड का और भी बड़ा है और रुबिडियम फ्लोराइड का और भी बड़ा है। तो लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ रुबिडियम फ्लोराइड कम होगी देन पोटेशियम फ्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड एंड देन लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरीके से होगा कि लिथियम जब भी कंपाउंड्स बनाएगा उसकी लेटेस्ट एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होगी और रुबिडियम जो भी कंपाउंड बनाएगा उसकी लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होगी, और भी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, क्यों कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है कैटायन का, साइज ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो जो क्रिस्टल बनेगा, जो लेटेस्ट बनेगा वो इतना कॉम्पैक्ट नहीं बन पाएगा जितना उसको बनना चाहिए था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जैसे रुबिडियम आयोडाइड है और सोडियम ब्रोमाइड है, इनके बीच में से किसकी लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होगी, सोडियम ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी, क्योंकि रुबिडियम एक बहुत बड़ा एटम है और आयोडाइड भी एक बहुत बड़ा एटम है। सोडियम रुबिडियम से छोटा है और ब्रोमाइड भी इससे छोटा है, तो दोनों के बीच में इसका +1 है, -1 है, इसका +1 है और -1 है, लेकिन लेटेस्ट एंथैल्पी क्या है, Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे। तो Q1 Q2 तो दोनों केसेस में सेम ही है, +1 -1 आ रहा है, लेकिन रेडियस क्या है, इस यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम है और यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए लेटेस्ट एंथैल्पी भी सोडियम ब्रोमाइड की ज़्यादा होगी। जितने छोटे कैटायन होंगे, जितने छोटे एनायन होंगे, उतना ही स्ट्रांगली कॉम्पैक्ट हमारा ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है KCl एंड CaS। अब K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। अब देखो सेमी पीरियड में, सेमी पीरियड में है तो K पॉजिटिव का जितना साइज होगा Ca2 पॉजिटिव का साइज उससे छोटा होगा, Cl नेगेटिव का जो साइज होगा S2 नेगेटिव का उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो R तो तुम कंसिडर कर लो कि दोनों का सिमिलर ही होगा, लेकिन क्या मेजर डिफरेंस है Q1 Q2 पे। तो Q1 Q2 किसका ज़्यादा है, कैल्शियम सल्फाइड का ज़्यादा है, तो कैल्शियम सल्फाइड का जो लेटेस्ट एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी देन पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ये 9.17 है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको करना। यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है A और B है, +1 -1 चार्ज है, यहाँ पे +2 -2 चार्ज है, लेकिन साइज ऑफ एटम बड़ा है और यहाँ पे साइज ऑफ एटम छोटा है, चार्ज सेम है, +2 -2। इनको करने की कोशिश करना, ये कल मैं पूछूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ज़्यादा हो गया आज के लिए।
बॉर्न हेबर साइकिल जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना, और जितने भी